चलिए भाई, गुड मॉर्निंग। चलो, तो हम लोग नया सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनजाति और संस्कृति। तो आज से आप लोग का डिवाइड हो गया है प्रॉपर हिंदी मीडियम और प्रॉपर इंग्लिश मीडियम। ठीक है ना। और हिंदी मीडियम वाले डरने की भी जरूरत नहीं है अब, है ना। पहले एक धारणा बना हुआ था कि हिंदी माध्यम को नंबर नहीं मिलते हैं मेंस में, हालांकि वो सही भी था। ठीक है ना। और पिछले बार हम लोग भी गए थे विभाग में और बहुत सारे लोग गए। उसके बाद समझ में आया कि हिंदी मीडियम माध्यम वाले ही इंग्लिश माध्यम के पेपर चेक करते थे, इसलिए इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा नंबर मिलते थे, है ना। उनको खुद इंग्लिश आता नहीं था तो एवरेज नंबर दे देते थे। बात यही था और कुछ नहीं था। ठीक है। और पिछली बार अगर देखें तो पहली बार हिंदी माध्यम का विद्यार्थी टॉप किया है। उसके पहले 5 साल कोई टॉप नहीं किया था हिंदी माध्यम का, है ना। और टॉप 10 में भी हिंदी माध्यम वाले हैं, तो डरने वाली बात नहीं है। पेपर सही तरीके से चेक होता है ना। पीएससी का मानना है कि 250 लोगों ने पेपर चेक किया है, हालांकि वो गलत बात है ना। चेक 5 ही लोग किए हैं, लेकिन पेपर का जो क्वेश्चन है उसको अलग अलग व्यू से देखा गया है ना। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो सोनवानी साहब हैं उनके अधीन रहकर एक ही बार पेपर चेक हो रहा था। नियमतः 3 बार होना चाहिए पेपर चेक, लेकिन नहीं हो रहा था। गलतियां इस बार भी हुआ, ऐसा नहीं है कि पेपर चेक में इस बार भी गलती हुआ है, लेकिन वो गलतियां माइनर है, उतना चलता है। थोड़ा थोड़ा अपडेट होते रहेगा और सही तरीके से पेपर चेक हो जाएगा। तो वो डरने वाली बात अब खत्म हो चुकी है कि नंबर नहीं मिलेगा ऐसा कुछ। तो पूरा तरह अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। पीएससी अगर पूरा फोकस कर रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट पीएससी में प्री और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है नोट्स। सुना गया ना। कॉलेज टाइम जो गलतियां किए हो आप कि नोट्स देख लेंगे बना लेंगे, है ना। इंजीनियरिंग वाले गेट एकेडमी, बाकी लोग अजय माला। ठीक है ना। ये सब के भरोसे अभी नहीं रहना। अब डिटेल स्टडी करना है, हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके सारे व्यू को समझ कर लिखना पड़ेगा कॉपी में। समझा गया ना। आपको नहीं पता कि कौन से सब्जेक्ट से क्या पूछेगा, कौन से टॉपिक पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। प्री तो छोटा सा पार्ट है। प्री तो सिर्फ चेक कर रहा है आपको कि आप मेंस के लिए प्रिपेयर हो कि नहीं हो, सिर्फ चेक कर रहे हैं प्री। कहानी तो किसका है? मेंस का है। सिलेक्शन किससे होगा? मेंस से होगा। प्री तो सिर्फ क्वालिफाई है ना। लेकिन अगर अगर देखें अभी तो प्री भी बहुत टफ है। समझ में आ गया ना। प्री हमेशा पढ़ने से नहीं निकलता है। वहाँ 2 घंटे में क्या किए हो, कई लोग किस्मत बोल देते हैं, कई लोग लक बोल देते हैं, कई लोग बोलते हैं कि बैगक पास नहीं गया था मैं, है ना। ऐसा कुछ होता है चीज़ें। ठीक है। तो वहाँ पे 2 घंटे में डिसाइड हो जाता है प्री होना है कि नहीं होना है। हमेशा पढ़ने से नहीं निकलता प्री, ये भी है ना। तो प्रैक्टिस से ही निकलेगा वो। ठीक है। प्री को जान देंगे, प्रैक्टिस से निकलेगा। तो इस प्रकार का एक सिस्टम आप पीएससी में देखते हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू। सर इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है ना। मैं ज़्यादा बात उस पर नहीं करूँगा, लेकिन आप सब्जेक्ट को पढ़ने के तरीके पे आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जो भी आप कॉलेज में किए हो, चाहे आप एवरेज स्टूडेंट रहे हो चाहे टॉपर रहे हो, टॉपर को टॉप करने आता है। बात समझा रहे ना। टॉपर को टॉप करने आता है। अगर आप स्कूल में टॉप किए हो, कॉलेज में टॉप किए हो तो ठीक, अच्छी बात है। ठीक। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट रहे हैं उनको आप सोचना पड़ेगा कि कैसे सिलेक्शन लिया जाए। जो टॉपर कर रहा था वो हमको भी करना पड़ेगा। समझा गया ना। वो सब हटा दो अभी कि स्कूल में कितना परसेंट था, कॉलेज में कितना परसेंट था। आप अपने सीनियर्स को देखोगे तो बहुत ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो 50% ही रहे स्कूल में, कॉलेज में भी 40-50% ही रहे, लेकिन डीएसपी डीसी बने हैं। कारण सिर्फ और ये सिंसियर हो गए वो आके। क्योंकि अब ये पढ़ाई आपका क्या करेगा, पूरा फ्यूचर बनाएगा। आपका फ्यूचर नहीं, आपने आने वाली पीढ़ी का फ्यूचर बनाएगा, आपका मेहनत अब। ठीक है ना। तो उतना ही सिंसियर होकर उतना ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक। लास्ट चीज है, अपने आप से ईमानदार रहना। जितना बोला जा रहा है क्लास में उतना करके आना है। जितने लोग सिलेक्शन लिए उनमें एक ही क्वालिटी यही था मेन, कोई बहाना नहीं दिया उन्होंने, है ना। कोई बहाना नहीं दिया। जितना बोला गया है, जो सब्जेक्ट का कंप्लीट हुआ उसको ईमानदारी से उन्होंने टेस्ट दिया है, भागा नहीं उससे। जितना भी नंबर है टेस्ट दिया है उन्होंने। तो यही बात है, आप ईमानदार रहिए अपने आप से। ठीक है ना। जो भी बोला जा रहा है उसको पूरा ईमानदारी से करिए। ठीक। ठीक है। ठीक है। फिर कॉपी में नोट करेंगे टॉपिक छत्तीसगढ़ की जनजाति व छत्तीसगढ़ की संस्कृति।
कॉपी एक नया बना लेंगे अच्छे से, ठीक है ना। रफ में जाके फेयर वाला काम नहीं करना है, आप सीधा फेयर में लिखेंगे यहाँ पे जाके, सिर्फ घर में क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना सजा के लिखो घर में, अच्छा दिखेगा, ये सब नहीं चाहिए, ठीक। आपका पेन स्पीड होना चाहिए, ध्यान रखेंगे चीज को। अगर सिलेबस की अगर बात करें, ठीक, तो ये आपका कौन सा पेपर है, पेपर 6 का पार्ट कौन सा है, ये पार्ट 3, ठीक है। कुछ लोग को नहीं पता होगा, बताता हूँ। पेपर कितने हैं टोटल हमारे मेंस में, पेपर 7, ठीक है ना। पहला लैंग्वेज, दूसरा एसे, थर्ड क्या है आपका हिस्ट्री पॉलिटी और छत्तीसगढ़ की इतिहास, फोर्थ है साइंस अप्लाइड और मैथ्स, फिफ्थ में क्या है आपका इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, सिक्स में आपका दर्शन शास्त्र समाज शास्त्र और छत्तीसगढ़ की जनजाति और संस्कृति, और सेवंथ में है आपका सामाजिक विधान इंटरनेशनल रिलेशन और एजुकेशन रिलेशन, ठीक है ना। ये आपका 7 पार्ट होते हैं छत्तीसगढ़ के मेंस में, पीएससी के एग्जाम में, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पेपर 6 पार्ट 3 है, जो कितने नंबर का आएगा आपका 75 मार्क्स का, कितने मार्क्स का 75 नंबर का आएगा मेंस में। इससे प्रश्न कितने आएंगे 75 नंबर के। लेकिन एक आपका जो पेपर होगा पेपर 2, कौन सा, एसे होते हैं कितने नंबर के, 200 नंबर के। कितने ऐसे आएंगे, 4 ऐसे आएंगे, 4 ऐसे आएंगे। ऐसे में एक क्वेश्चन जो है कहां से रहेगा, छत्तीसगढ़ की जनजाति और संस्कृति से रहेगा। तो सिर्फ यहाँ 75 नंबर नहीं देखना है, 50 नंबर यहाँ ऐसे में भी काम आएगा। ये 50-50 कितने प्रश्न का आएंगे, 4 आएंगे ऐसे, 4 ऐसे आपको लिखने होंगे उसमें। तो एक ऐसे आपको कहाँ से मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ जनजाति और संस्कृति को जब पढ़े होगे तो वहां से एक ऐसे आप वहां से लिख सकते हो, समझ गए ना। तो 75 और 50 कितना होगा, 125, मतलब गणित आता है आपको, ठीक है, ध्यान देंगे। तो 125 नंबर यहां से हो गया। इसके अलावा कुछ कुछ और जगह है, जैसे कि पेपर 7 का पार्ट 2 वहां भी जनजाति ये काम आएगा, ठीक है। इसके अलावा पेपर 5 वहां भी जनजाति का कुछ कुछ पोर्शन काम आएगा, ध्यान रखेंगे। इसका मतलब अगर देखें ओवरऑल तो कम से कम 200 नंबर आपको इधर उधर मिलेंगे। इसके अलावा पेपर पार्ट 1 कौन सा, लैंग्वेज का भी 50 नंबर किसका है, छत्तीसगढ़ का लैंग्वेज है। और ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है, वहां का क्वेश्चन प्री में भी पूछेगा, ध्यान देना इस चीज को। जो 50 नंबर आपका पेपर 1 है ना, जैसे कि बताया तो मैं पेपर 1 अगर नहीं पता होगा लोगों को तो ये इसमें आता है लैंग्वेज। एक होता है हिंदी लैंग्वेज, एक होगा छत्तीसगढ़ी और एक होगा आपका इंग्लिश। ये आएंगे 100 नंबर के, ये 50 और ये 50, ठीक है ना। तो यहां पर भी ध्यान देना, छत्तीसगढ़ी संस्कृति भाषा यहां पर भी आपको पढ़ना है, बात समझ आ गया ना। इसका मतलब ओवरऑल छत्तीसगढ़ की जनजाति और संस्कृति को आपको अच्छे से पढ़ना है, इसका उद्देश्य यही है बताने का, समझ आ गया ना। इसको हल्के में नहीं लेना है। इवन इंटरव्यू में भी जाओगे 50% आपसे प्रश्न छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर ही पूछा जाएगा, क्योंकि आपको कहाँ काम करना है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ी लोगों के बीच ही काम करना है। आपको ना तो इंग्लिश बोलना है उनके बीच में जाके, ज्यादा हिंदी नहीं बोलना है, क्या बोलना है, छत्तीसगढ़ी बोलना है, समझा गया ना। इंग्लिश मीडियम वाले रहेंगे सबसे पहले बोलेंगे छत्तीसगढ़ी में अपना इंट्रोडक्शन दो, क्योंकि आपको काम कहाँ करना है, छत्तीसगढ़िया लोगों के बीच में काम करना है। उनके लैंग्वेज को तभी समझ पाओगे, उनकी समस्याओं को तभी निवारण कर पाओगे, उनसे उन्हीं भाषा में कम्युनिकेशन करोगे तभी आप उनसे जुड़ पाओगे, तभी आप क्या होगा, एक गुड गवर्नेंस की स्थापना छत्तीसगढ़ में हो पाएगी। बात समझना है चीज को, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे ये आपका मेंस का इतना नंबर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्री में अगर देखेंगे, प्री में 2014 से अगर कंटिन्यू पीएससी हो रहा है, अभी हुआ है लास्ट 2023, संभवतः आज रिजल्ट भी आ सकता है प्री का, ठीक है ना। अगर इस पूरे इस दौर को देखें तो लगभग एवरेज 15 नंबर के क्या आते हैं, प्री में क्वेश्चन आते हैं, किससे, छत्तीसगढ़ जनजाति और संस्कृति से 15 क्वेश्चन आते हैं ना। तो नंबर कितने हुए, 15 दूनी 30, और इस बार कितने क्वेश्चन आए थे, 19 क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की जनजाति और संस्कृति से 19 क्वेश्चन आए थे, लगभग कितने नंबर के, लगभग मान लो तो
40 नंबर के, क्योंकि 2 क्वेश्चन और इंडिया वाले में भी आया था जनजाति के, देखे थे ना, जनजाति के 2 क्वेश्चन और आए थे लगभग 40 नंबर के, 40 नंबर के इतने क्वेश्चन भी छत्तीसगढ़ जनजाति और संस्कृति से आएगा। और ओवरऑल अगर कट ऑफ देखोगे प्री का तो 110 नंबर ही रहेगा। समझ आ गया ना, प्री का कट ऑफ कितना रहेगा, लगभग 110। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। तो ये सारी चीजें आप ऑब्जर्व कर लें कि मेंस में क्या क्या पढ़ना है, कितना पोर्शन उसका है, और प्री में कितना पोर्शन है, इसको ध्यान रखना है, ध्यान देना इस चीज, ठीक है ना। अब इतने क्वेश्चन आए जरूर हैं, लेकिन इतने सब क्वेश्चन सारे से नहीं बनने वाले हैं ना। बट आपको ये पता होना चाहिए कि अभी तक कितने प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं, इन 14 से लेकर अभी तक व्यापम में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न आपको कंठस्थ होने चाहिए, वो प्रश्न आपसे गलत ना हो। समझा गया ना। बाकी नए प्रश्न सबके लिए नए हैं, हर आदमी वहां बैठ के डिसाइड नहीं कर पाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। खेल जो है किस कौन से प्रश्न पे रहता है, पुराने पे रहता है। जो आदमी पुराना क्वेश्चन को गलत कर दिया वो सीधे सीधे बाहर है, वो सीधे सीधे बाहर है। क्यों? क्योंकि पुराने खिलाड़ी जो हैं उनको पुराना क्वेश्चन का आंसर याद है। अगर नए लोग को जब प्री निकालना है, समझा रहे ना, नए लोग को प्री निकालना है तो यही एक क्राइटेरिया है, आप जितने भी पुराने प्रश्न हैं उसको क्या कर लो, सिर्फ याद नहीं करना है ना, ऐसा नहीं कि आंसर याद कर रहे हो, वो प्रश्न आपसे गलत नहीं होने चाहिए। वो कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करके रखे रहो, चाहे इंडिया का पोर्शन हो चाहे छत्तीसगढ़ का पोर्शन हो। इस बार भी आप देखोगे तो 55 से 60 क्वेश्चन पुराने ही थे, 55-60 क्वेश्चन पुराने ही थे, और कटअप भी उतना ही जाएगा, 55 नंबर ही कटअप है, 55 क्वेश्चन ही कटअप है, 110 ही कटअप है। हालांकि रिजल्ट नहीं आया लेकिन आसपास ही वही रहेगा। उसमें कितने क्वेश्चन विलुप्त होते हैं उसके अकॉर्डिंग बोनस भी मिल सकता है लोगों को, वही कटअप है। बात समझ आ गया ना। तो नए लोग सिलेक्शन प्री में कब होगा, जब वो प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करके रखेंगे। बात समझ आ गया ना। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्री एग्जाम जो लोग इस बार देंगे वो ध्यान दीजिए कि कम से कम 3 बार 4 बार वो प्रश्न आपके दिमाग में प्रैक्टिस में रहने चाहिए, तब जाके आपका प्री निकलेगा। इंटेलिजेंट होने से एग्जाम नहीं निकलेगा पीएससी का, ध्यान देना इस चीज को। चाहे आप इंजीनियरिंग में टॉपर भी रहे हो, एग्जाम यहाँ निकलेगा किससे, प्रैक्टिस से, कंटिन्यूटी से, ध्यान देना इस चीज को, है ना। होता है कई बार, कितने इंजीनियरिंग वाले यहाँ पे पुराने लोग हो ना, ठीक है ना। तो इंजीनियरिंग वाले भी लगता है कि हम लोग निकाल लेंगे एग्जाम, इतना तो पढ़े हैं इंजीनियरिंग में, फिर लगता है कि गणित भी तो एकदम अब हमसे बनता ही था, मैथ्स वाले लोग को लगता है कि मैथ्स तो एकदम आसानी से बन जाएगा, फिर बाद में समझ आता है कि इंजीनियरिंग वालों का सीसेट क्वालिफाई नहीं हो पाया। समझ आ गया ना, ये होता है। तो ध्यान देंगे, आप पिछले क्या किए थे उससे कोई मतलब नहीं है, अभी आपको मेहनत करना पड़ेगा, हर पोर्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। इस दिमाग से पूरा निकाल दो कि मेरा ये पोर्शन स्ट्रांग है, चाहे आप इकोनॉमिक्स में एमए किए हो, एमएससी किए हो कुछ सब्जेक्ट में, ठीक है ना, अगर आप हिस्ट्री में भी कुछ किए हो, ये धारणा मत पालना कि ये मेरा पोर्शन तो स्ट्रांग है। बात समझ आ गया ना। रिजल्ट आता है, समझ आता है कि वही पोर्शन में नंबर कम हो गया उसका, समझ आ गया ना। तो ध्यान, इसका मतलब इस बात का यही तर्क है कि आपको हर सब्जेक्ट को उतना ही कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ना है, हल्के में नहीं लेना है बिल्कुल भी, ठीक है ना, ध्यान रखिए उस चीज। तो इतने क्वेश्चन आपके प्री में आएंगे, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस का, नोट कर लेंगे सिलेबस। सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए, पढ़ते समय, क्लास में आते समय, है ना, रूम में जब पढ़ रहे हो सिलेबस देख के ही आपको पढ़ना है, ठीक है। 3 बॉक्स बना लेंगे, कॉलम, इधर लिखेंगे टॉप में विषय या क्षेत्र, इधर लिखेंगे प्री के प्रश्न की रूपरेखा, इधर लिखेंगे मुख्य परीक्षा प्रश्नों की रूपरेखा।
मात्रा मिस्टेक नहीं करना है, देख के लिखेंगे, नहीं समझ में आएगा पूछ लेंगे। और जिन लोग को लगता है कि मात्रा मिस्टेक हो रहा है वो न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करो, ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। नंबर 1, जिनके पास सिलेबस होगा वो देख सकते हैं सिलेबस को, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो सिलेबस है उसमें आपको कुछ मेन संबंधी जानकारी आपको इकट्ठा करना पड़ेगा कि जनजाति क्या है, जनजाति शब्द कहाँ से आया, जनजाति और समान जातियों में डिफरेंस क्या होता है, आपको बेसिक समझना पड़ेगा। जनजातियों की विशेषताएं क्या होती है ना, ये आपके मेंस का स्टार्टिंग होना पड़ेगा, ठीक है। तो प्री और मेंस को मैं सब बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखेंगे जनजातियों की सामान्य जानकारी, जनजातियों की सामान्य जानकारी, ठीक है। प्री में प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य जानकारी से, इनके क्षेत्र के बारे में पूछे जाएंगे, ठीक है, किन किन क्षेत्रों में ये निवास करते हैं, ठीक। फिर पूछा जाएगा इनके नामकरण से संबंधित, ठीक है ना। मुड़िया है तो मुड़िया क्यों बोलते हैं, अबुझमाड़िया तो अबुझमाड़िया क्यों बोलते हैं, नामकरण संबंधित थोड़ी बात जानकारी आपको पूछा जाएगा इससे। नामकरण के बाद ध्यान रखेंगे इनका भौगोलिक क्षेत्र, तो भौगोलिक क्षेत्र हो चुका है ना, यहाँ पे यहीं पे लिख देना भौगोलिक क्षेत्र यही है, ठीक। इसके बाद इनसे सामान्य जानकारी में प्रशासनिक उल्लेख कि संविधान में क्या उल्लेख है ना, इनके बारे में पूछा जाएगा। अगर डेफिनेशन दिया गया जनजाति के बारे में तो कौन से आर्टिकल में दिया गया है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, ठीक। इतना काफी है। इसके बाद यहाँ पे नोट करेंगे मेंस में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, सामान्य प्रश्न रहेगा जनजाति की परिभाषा, ठीक है, संवैधानिक उल्लेख, भौगोलिक विशेषताएं, बस इतना ही काफी है मेन। सेकंड इधर लिखेंगे जनजातियों की सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, ठीक है ना। देखो स्थिति मतलब समझ रहे हो कि एक सामान्य मनुष्य जब रहता है ना, सामान्य मनुष्य से क्या बनता है, परिवार बनता है, ठीक है ना। परिवार ही आगे जाकर समुदाय, और समुदाय आगे जाकर क्या बनता है, समाज बनता है, ठीक है ना। तो एक समाज में आप रहते कैसे हो, आपका खान पान क्या है, ठीक है ना, आपके संबंध दूसरों से कैसे हैं, बस समझ आ गया ना। आप कौन कौन से रीति रिवाजों को मानते हो, ये सब क्या है, उसके सोशल एस्पेक्ट है, उनकी सामाजिक स्थिति को दिखाता है, ठीक है ना। संस्कृति बोलेगा तो संस्कृति के बारे में मतलब विवाह किस प्रकार से होते हैं उनमें, ठीक है ना, कौन कौन सी चित्रकारी करते हैं, पेंटिंग करते हैं, कौन कौन से गहने पहनते हैं, कौन कौन से पेय पदार्थ लोग ग्रहण करते हैं, ये इनका कल्चर में आता है। कौन कौन सा आभूषण महिलाएं धारण करती है, ये क्या है, इनका कल्चरल ऑब्जेक्ट है, बात समझ आ गया ना। दूसरे बोलेगा कि आर्थिक स्थिति के बारे में बताओ, आर्थिक का मतलब समझे ना, धन दौलत पैसा, सिंपल सी भाषा में कहे तो। अर्थव्यवस्था में जाएंगे तो डेफिनेशन इसका अलग होगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा बस कि पैसे से रिलेटेड, रोजगार से संबंधित, काम क्या करते हैं इन लोग, उस काम का क्या इंपॉर्टेंस है, समझा गया, उस काम के आधार पर इनका विभाजन कैसे हुआ है, काम के अकॉर्डिंग समझते हो ना, जैसे कि बोलते तेल निकालने वाली तेल ही बोल दिए, समझ गया ना। तो उनके अकॉर्डिंग इनका भी डिवीजन हुआ है, तो उनकी क्या है, आर्थिक स्थिति है, बात समझ आ गया ना। तो इस प्रकार से आपको प्री और मेंस में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखना है। सामाजिक स्थिति में ध्यान रखेंगे यहाँ पर परिवार व्यवस्था,
पढ़ेंगे आगे परिवार व्यवस्था के बारे में, परिवार की व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था, ठीक है। इसमें पूछा जाएगा टोटमवाद, बोंगावाद, टेबू, नोट कर लेंगे बस, सिर्फ आगे देखेंगे क्या होता है ये। टोटमवाद, बोंगावाद, टेबू, रिश्तेदारी या नातेदारी, है ना। नातेदारी भी दो प्रकार के होते हैं, देखेंगे आगे उसको। एक होता है खून का रिश्ता और एक होता है आपका मित्रता के आधार पर रिश्ता, जिसको आप गांव में बोलते नहीं, तुलसी जल, गंगा जल, महाप्रसाद, सुने ना सुने हो, यही सब चीजें, ठीक। आगे सामाजिक स्थिति में देखेंगे, इसमें विवाह भी लिख लो इसी में, विवाह पद्धति, ठीक। यहां पर ध्यान देंगे, मेंस में क्या प्रश्न पूछा जाएगा, परिवार की परिभाषा के बारे में पूछा जाएगा, जनजातियों में स्पेशली, और उनका स्वरूप क्या है, जनजातियों में परिवार का स्वरूप क्या है, ठीक है। या फिर पूछा जाएगा इसका महत्व क्या है जनजातियों में, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना। अगर सामान्य समाज अगर एकल परिवार है, एकल परिवार समझते हो ना, क्या होता है एकल परिवार, हाँ चलो हटाओ, आप इतना दबाव मत डालो दिमाग पे, ठीक है। एक होता है एकल परिवार जिसमें उनके माता पिता, जैसे बोलते हैं ना, उसके पुत्र पुत्री हो गए, और संयुक्त परिवार में उसके माता पिता के भाई भाई सब मिल माल के, दादा दादी सब मिल के रहते हैं, उसको बोलते हैं संयुक्त परिवार, है ना। तो जनजातियों में देखोगे तो मुख्यतः संयुक्त परिवार रहते हैं, शहरों में देखो मुख्यतः क्या होता है, एकल परिवार होता है, समझ में आ गया ना। तो इन संयुक्त परिवार के क्या महत्व है जनजातियों में, ये ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, या पूछा जाएगा कि एकल परिवार वर्सेस संयुक्त परिवार, है ना। कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, है ना। एकल परिवार के भी कुछ क्या है, लाभ है, और संयुक्त परिवार के भी कुछ लाभ है, उसके भी कुछ डिसएडवांटेज है, इसके भी कुछ डिसएडवांटेज। तो ऐसे आपसे प्रश्न मेंस में पूछे जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखें। सेकंड, गोत्र और परिवार, गोत्र व्यवस्था को भी पूछा जाएगा आपसे, इसका क्या स्वरूप है जनजातियों में, और गोत्र का महत्व। गोत्र जानते हो कि नहीं जानते हो, नहीं जानते तब पढ़ेंगे आगे हम, ठीक है ना। सुने होगे गोत्र में, सेम सेम गोत्र में बिहाव नहीं हो जी बोलते हैं, भाई भाई नहीं हो जाए, है कि नहीं। नेक्स्ट, नातेदारी परंपरा, नातेदारी परंपरा, और एक लिखेंगे मितान परंपरा, मितान परंपरा, ठीक है ना। इन सारे स्वरूप पूछा जाएगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यही सब चीजें हैं, सेम सेम। मितान परंपरा, एक बार जब आपके सिलेबस चेंज नहीं हुए थे तो इसको 30 नंबर पूछा गया था, 30 नंबर, पीएससी मुख्य परीक्षा में 30 नंबर पूछा गया था मितान परंपरा को, है ना। तो आप तो चलो 2 ही 3 जानते हो ना, आप अभी आप पढ़ोगे तो समझ आएगा, मितान परंपरा बहुत सारा है भाई, 12-15 तो मितान परंपरा है, ठीक है ना। तो ऐसा भी नहीं सोचना है कि मेरे को आता है, छत्तीसगढ़ में रहता हूँ तो मितान मेरे को तो आता है ऐसे करके, ऐसा नहीं होगा ना, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना चीज। आगे इसी प्रकार से 30 नंबर पूछा गया था, पोला को पूछा गया था, पोला पर्व को 30 नंबर में। अब पोला को तो एक ही लाइन लिख पाओगे आप, है ना, पढ़ना पड़ेगा उस चीज को भी। आगे विवाह के स्वरूप, ठीक है ना, विवाह के स्वरूप पूछा जाएगा आपसे, या विवाह के प्रकार, स्वरूप अलग होता है, प्रकार अलग होता है, पढ़ेंगे आगे। ये पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, मेंस अगर उठा के देखोगे तो विवाह से एक प्रश्न रहेगा ही लॉन्ग आंसर में, और प्री में भी एक क्वेश्चन रहेगा ही। इस बार क्या पूछा गया था, विवाह से छीन वाला पूछा गया था, उसके पहले पूछा गया था कि मंगरोहन पूछा गया था, जानते हो मंगरोहन, नहीं जानते हो गए अभी भी, समझ आ गया ना, पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद उसके पहले व्यापम पूछा डोला परछन क्या होता है करके, डोला परछन जानते हो,
नहीं जानते हो, समझा ना, पढ़ना पड़ेगा उस चीज को। तो ऐसे प्रश्न आपसे प्री में पूछे जाएंगे। एक्चुअल में जो विवाह का रस्म है, ठीक है ना, या फिर उसके पहले पिछले साल क्या पूछे, मंगरोहन में जिस लकड़ी का प्रयोग करते हैं वो कौन सी लकड़ी से बनता है? जानते हो मंगरोहन? एक छोटा सा लकड़ी जो है काट कर मंडप में बांधते हैं, देखे हो ना, उसको मंगरोहन बोलते हैं। ध्यान नहीं दिए होगे। वो कौन सी लकड़ी से बनता है जनजातियों में, ये प्रश्न पूछा गया था और बताया भी था मैं पुराने लोगों को कि यह बनता है। हालांकि दो चार लोग उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिए, पीएससी ने दबाव में उसको क्या कर दिया, अपने खुद लिए गए आंसर को उसने विलुप्त कर दिया कि हमको कोर्ट केस में नहीं पढ़ना है। ये होता है। आपके प्रश्न अगर सही है तो कोई जरूरी नहीं पीएससी सही ही ले ले, आंसर सही है। अगर 100 लोग उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिए कोई इधर उधर सोर्स निकाल के, तो पीएससी फिर क्या करता है, उसको हटा ही देता है, क्योंकि उसको कोर्ट केस में नहीं पढ़ना है, कोर्ट केस में नहीं पढ़ना है। इसमें घाटा किसको जाता है, जिसको सही मारा था, और फायदा किसको जाता है, जिसका गलत हुआ था। ये गलत हो जाता है ना कई बार। हालांकि इसके आंसर क्या होना चाहिए, हमेशा 2 आंसर लेना चाहिए। अगर लग रहा है आपकी दोनों सोर्स में ए भी सही है और सी भी सही है, तो आंसर ए और सी दोनों लेना चाहिए, जिससे ऐसे व्यक्ति को फायदा हो जो उसको मारा है, ऐसे व्यक्ति को फायदा ना हो जो उसको नहीं मारा है या गलत मारा है। क्योंकि खेल यहाँ पे पॉइंट का ही खेल है। प्री में 0.2 से खत्म हो जाओगे, ऐसा होता है, ठीक है ना। हालांकि ये बीपीएससी में होता है, अब इनको कोई जाके बोला नहीं है इसलिए नहीं कर रहे हैं। अब देखो आज का रिजल्ट अगर आता है मान लो के बाद तो इन लोग कुछ चेंज किए हैं तो पता नहीं। ठीक, नेक्स्ट थर्ड, धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति पूछ जाएगा, जातियों से संबंधित देवी देवता, रीत परंपराएं, नियमावली, कुछ धार्मिक नियमावली भी रहता है इनका कि ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है, क्या चढ़ाना है देवी देवता में। ठीक, नियमावली में एक याद रखेंगे इन लोग का, एक चलता है रसोई घर में, एक चलता है आपका ना, रसोई घर में धार्मिक इनकी एक्टिविटी चलती है, ठीक है ना। देवी देवता के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि बैगा कौन सी जनजाति, जो बैगा जनजाति है वो कौन से देवता को मानते हैं, गौड़ जनजातियां किस किस देवता की पूजा करते हैं। सुने तो हो गए, गौड़ लोग बोलते हैं जय बूढ़ा देव, सुने कि नहीं सुने हो, जय बूढ़ा देव बोलते हैं, जय सेवा बोलते हैं, सुने हो कभी, गाड़ी के सामने लिखा रहते हैं जय सेवा। कौन है भाई यहाँ, गौड़ है क्या, किधर, क्या होता है जय सेवा? हाँ वही ना, पढ़ना पड़ेगा, है ना, इसलिए बोलते हैं कि पढ़ना पड़ेगा। जय सेवा का ही एक अलग उद्देश्य होता है कि वो पूरा एक प्रकृति की सेवा को मानते हैं, जीव जंतुओं की सेवा करना है, प्रकृतियों की सेवा करना है। उनके लिए उनके जो देवता है लिंगोपेन, है ना, लिंगो देवता ने कहा था कि सेवा पे क्या करो, फोकस करो, इसलिए क्या करते हैं लोग, जय सेवा बोलते हैं हमेशा, जय सेवा, ठीक है ना, इसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। धार्मिक एक्टिविटी में आपको इससे संबंधित कुछ स्थल याद करने पड़ेंगे, कुछ देवी देवताओं के यहाँ पे स्थल है, विशेष स्थल, यहां पे नोट करेंगे। जनजातियों में धार्मिक स्वरूप, उनका महत्व, अलग से पूछा जाएगा देवी देवताओं के कार्य, देवी देवताओं के कार्य यहाँ पे पूछा जाएगा प्री में, देवी देवताओं क्या का कार्य है, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि माता शीतला के क्या कार्य है तो उनका स्पेसिफिक काम है। जैसे कि आप देखिए ना कि हर गांव के भीतर एक देवी का वास होता है, मंदिर होता है जिसको बोलते हैं शीतला माता का मंदिर, कई लोग माता देवाला बोलते हैं, गाना सुनोगे माता देवाला। और गांव के बाहर एक तालाब होता है, तालाब के किनारे एक पीपल का वृक्ष होता है, और उस पीपल के वृक्ष के नीचे कौन रहता है, कौन रहता है, बूढ़ा देव रहता है। कौन रहता है, बूढ़ा देव रहते हैं। देखियो ना, सब के सब नहाने के बाद उस पीपल वृक्ष के नीचे जाके पूजा करते हैं। कई लोग
जो गैर जनजाति वहां पे भगवान शंकर शिवलिंग की स्थापना करते हैं। हालांकि शंकर जी और बूढ़ादेव क्या है, एक ही है। जय बूढ़ादेव, है ना, भगवान शंकर के ही अंश माने जाते हैं बूढ़ादेव दूल्हादेव जितने भी हैं, है ना, बस नाम अलग अलग है ना। तो इन जनजातियों के जो देवी देवता हैं उनके कार्य भी आपको समझना पड़ेगा कि माता शीतला का क्या काम है ना, कि क्या करती है, वो गांव के भीतर रहकर गांव की सुरक्षा करती है। गांव में किसी प्रकार का रोग आने वाला है, महामारी आने वाला है, कोई आपदा आने वाली है, उस समय उनकी रक्षा करती है। जब आपका माता, देखिए माता आके बोलते हैं किसी के यहाँ पहुंचाने जा रहे हैं, बोलते हैं माता पहुंचाने, कहाँ जाते हैं, माता शीतला के पास। देखिए ना, बूढ़ादेव बूढ़ादेव क्या करते हैं, गांव के बाहर रहकर गांव की बाहरी सुरक्षा करते हैं, ऐसा, ठीक है ना। और अलग अलग पढ़ेंगे आपकी साल के वृक्ष में कौन से देवता का वास रहता है, उन सबका एक स्पेसिफिक काम है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बहुत सारे पढ़ेंगे, माता हिंगलाजी है ना, बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएगा, ध्यान रखना है, मेंस में आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट, जहां पे जगह नहीं मेरे पास, आप लिखेंगे उधर। फोर्थ, आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति में याद रखेंगे रोजगार या कार्य, कौन कौन से कार्य करते हैं ये, है ना। हर ट्राइबल का एक विशेष कार्य है, हर ट्राइबल का एक विशेष कार्य है, कई बार उसी कार्य के अकॉर्डिंग उसका नामकरण पड़ा है, समझा गया ना। बहुत सारे ऐसे चीज आते हैं, जैसे बैगा का विशेष काम है, बैगा का काम क्या है भाई, झाड़ फूक करना, और मेडिसिन मैन है भाई, झाड़ फूक करना नहीं। पहले गांव में फेमस है कि बैगा मतलब वही बैगा, एक्चुअल में बैगा का नाम क्या है, मेडिसिन मैन, जो क्या करता है, रोगों का इलाज करता है। बोलने का तरीका अलग है भाई, आपको वहां इंटरव्यू में जाकर नहीं बोलना है कि फुकवाल जैसा नौकर तरह से, समझा गया ना। क्या है ये, एक कानूनी अपराध है, पता है कि नहीं पता है। किसी को झाड़ फूक के नाम से बैगा कहना या किसी के ऊपर आरोप लगाना कि उसने नजर लगाया है ना, उसके तहत आपको 5 वर्ष की सजा हो सकती है, समझ। टोनी प्रताड़ना अधिनियम बनाया गया 2005 में। भले आप गांव में रहकर घर में रहकर कुछ भी बोलो, बाहर में नहीं बोलना है नहीं, ध्यान रखना इस चीज को, बाहर में नहीं बोलना है। तो ये क्या है, रोजगार और उनके कार्य क्या क्या है, ठीक। इसी प्रकार से अगर कार्य में बोलेंगे कि कई सारी जनजातियां जो है पेय पदार्थ बनाने का काम करती है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। पेय पदार्थ में समझते हैं, है ना, ताड़ी हो गया, क्या बोलते हैं, सल्फी बनाते हैं, महुआ का शराब बनाते हैं, कोसमा बनाते हैं, है ना, चावल से लांदा बनाते हैं, है ना, माड़िया पेज बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे पेय पदार्थ आपको बनाने को मिलेंगे, ठीक, बनाते हैं। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, पेय पदार्थ क्या कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी जातियां इनको बनाती है और इनका महत्व क्या है, ये आपके महत्व पूछा जाएगा इसमें मेंस में, कि इन पेय पदार्थ का महत्व क्या है। कार्य के स्वरूप क्या है, आर्थिक स्थिति में, ठीक है ना। और दूसरा यहां पर और नोट कर लेंगे मेंस में कि सरकारी सहायता, अगर ये कुछ वर्तमान में कार्य कर रहे हैं तो सरकार उसको प्रमोट करने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, ध्यान रखना है ना। ये यदि कोई जैसे कि मुड़िया अबूझमाड़िया क्या करते हैं, कास्ट शिल्प से संबंधित कार्य करते हैं, कोई लौ शिल्प से काम करते हैं, घड़वा आर्ट शिल्प कला सुने हो, थोड़ा बहुत सुने होगा ना थोड़ा बहुत, तो सरकार उसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारी लेकर आती है। तो जो ये काम करते हैं उसको प्रमोट करने के लिए सरकार कुछ सहायता प्रोवाइड कर रही है ना, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे सोशल रूप से हो, चाहे प्रशासनिक रूप से हो, अलग अलग सहायता प्रदान कर रही है। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, आर्थिक, पीछे क्या होगा, सांस्कृतिक हो गया क्या, नहीं हुआ है ना, सांस्कृतिक स्थिति, सांस्कृतिक में लिखेंगे वस्त्र आभूषण, इनकी परंपराएं, नृत्य, गीत,
लोकनाट्य, चित्रकारी, और लास्ट है इसके पर्व त्योहार। एक ही है पर्व त्योहार, गोंडी में उसको बोलते हैं पंडुम, ठीक है ना। पर्व त्योहार, और एक आ जाएगा मणि मेले। किसका है फोन? साइलेंट करके रखो ना यार, बता दो ना क्लास में करके, मिलेंगे बाद में, ठीक है। इतने सारे आपको पढ़ना है। वस्त्र आभूषण, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक परंपराएं होंगी, कौन कौन से नृत्य करते हैं जनजातियां, कौन कौन से गीत गाते हैं, कुछ नाट्य परंपराएं हैं, नाटक अलग अलग तरीके से करते हैं जनजातियां, चित्रकारी पेंटिंग बनाते हैं, अलग अलग चित्रकारी होता है जनजातियों में भी। सामान्य चित्रकारी में आप बोलते हैं घर में छत्तीसगढ़ी में चौक पूरना बोलते हैं। चौक पूरते हो ना, किससे चौक पूरते हो? चावल के आटे से। रंगोली से मत बोल देना ना, रंगोली लेके आते हैं उसे चौक पूरते हैं। स्पेसिफिक अगर नियम देखोगे तो चावल के आटे से होता है ना। वहां पीएससी में लड़ने नहीं जाना है फिर, नहीं हम लोग तो रंगोली बनाते हैं। किताब में क्या लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, आप क्या जानते हो इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को, किताब में क्या लिखा है। आगे लोकनाट्य में बहुत सारे पढ़ेंगे आप लोग कि मेघनाद स्तंभ पढ़ेंगे आप लोग, है ना। अभी सामान्य अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में चलता है नाचा, सुने ना नाचा, जिसमें गाना भी गाते हैं, डांस भी करते हैं, जोकर भी होता है जो कॉमेडी करता है। तो वैसा स्पेसिफिक रूप से जनजातियों में भी होता है, हालांकि उसके विषय अलग होते हैं, वहां पर विषय जनजातियों से संबंधित होंगे, ठीक है ना। उसके बाद है चित्रकारी, बता दिया। चित्रकारी तो नॉर्मली जो चित्रकारी करते हैं छत्तीसगढ़ में होता है, उन लोगों में चित्रकारी होता है उसको बोलते हैं सवनाही, नोहडोरा, पढ़ेंगे आगे। जब नया घर बनाते हैं कुछ देते हैं तो ना, गांव में नया घर बनाते समय कुछ डिजाइन बना देते हैं, परमानेंट डिजाइन बनाते हैं उन लोग मिट्टी से सीमेंट से, तो उसको बोलते हैं नोहडोरा बोल देते हैं। या फिर जब घर बना रहे हैं तो ऊपर नीचे कुछ चित्रकारी करते हैं, नीले रंग से लाल रंग से चित्रकारी करते हैं, है ना। ऐसा कोठी टाइप कुछ बना देंगे, ऐसा ऐसा तुलसी का फोटो वोटो बना देते हैं, 4 लाइन से अंगूर बना देते हैं, ऐसा देखो, देखे हो नहीं देखे? देखे होगे, जैसे गोवर्धन पूजा के समय, हरेली के समय जो रौत महिला होती है वो आके बनाती है, कोठी बनाती है, जिसके यहाँ कोठी होगा तो, है ना। वो क्या है सवनाही, मतलब उनके चित्रकारी का तरीका थोड़ा सा अलग है, उस चित्रकारी का महत्व उनमें अलग है। बात समझ में आ गया? सामान्य पेंटिंग तो आप करते ही करते हो, लेकिन जनजातियों में स्पेसिफिक चित्रकारी क्या है, उसका महत्व क्या है, कौन कौन सी चित्रकार है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न यही पूछा जाएगा, बस और कुछ नहीं पूछा जाएगा कि भाई नोहडोरा का मतलब क्या होता है। नोह मतलब नया और डोरा मतलब घर। नया घर बनाते समय जो चित्रकारी की जाती है उसको बोलते हैं नोहडोरा। मेंस पूछा जाएगा आपसे सवनाही और नोहडोरा में अंतर क्या है। अब वहां पे आपको दिमाग चेक किया जाएगा, यहाँ पे फैक्ट चेक किया गया है, और वहां पर आपकी सोच को चेक किया जाएगा कि नोहडोरा और सवनाही में अंतर क्या है। समझ में आ गया ना, ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद है आपका, इसमें चित्रकारी में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है गोदना, फेमस गोदना से इस बार प्री में कितने क्वेश्चन थे? 2 क्वेश्चन थे। गोदना, गोदना गुदवाएगा कहीं पे? टाइटू बोल रहा हूँ ना, वही टाइटू ही है ना। हिंदी छत्तीसगढ़ी में इसको बोलते हैं गोदना, गोदना, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या हो गया है, वो टाइटू बोलते हैं, ठीक है ना। और यही गोदना आगे जाकर आपका कपड़े पे प्रिंटिंग हो जाता है, देखा ना, कपड़े पे चित्रकारी, ये सब गोदना के एडवांस रूप है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। पहले बॉडी पे करते थे, आप अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी में आप मशीनीकरण हो चुका है, तो वो जनजातियां अब उसमें कहीं पिछड़ चुकी हैं, है ना। उसको प्रमोट नहीं कर पाया है तो वो कला उनकी विलुप्त हो गई है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछा। दूसरा पर्व त्योहार, जनजातियों के स्पेसिफिक पर्व त्योहार, जैसे कि पोला बोल दिए, दिवाली बोल दिए, होली बोल दिए, ये किसके हैं? मैदानी इलाकों के पर्व त्योहार हैं, छत्तीसगढ़िया लोगों के हैं, लेकिन ट्राइबल के स्पेसिफिक पर्व त्योहार अलग होते हैं। जैसे कि हरेली को जनजाति लोग बोलते हैं अमुस तिहार, अमुस तिहार बोलते हैं उसमें, ठीक है ना। हम लोग हरेली बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं दीपावली, लोग क्या बोलते हैं? दियारी बोलते हैं, सुरहोती बोलते हैं। सुरहोती सुने हो नहीं सुना हो? सुरहोती तिहार है भाई इसकी, ठीक है ना। तो नाम जो है थोड़ा सा अलग अलग है, उनके मनाने का तरीका अलग अलग है पर्व त्योहार का, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सबसे फेवरेट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका
कि ये पर्व त्योहार किस माह में और किस पक्ष में मनाया जाता है और इसके मनाने का उद्देश्य क्या है। ये आपके प्री में पूछे जाएंगे। इस बार पूछा कौन सा गया था, बताओ अभी कहाँ है नहीं देने वाले, क्या पूछा, भोजली पूछा। अब इसके पिछले साल भी पूछा था भोजली को, ये पूछा था भोजली मनाने का उद्देश्य क्या है। भोजली मनाने का उद्देश्य क्या है ये पूछा गया। तो भोजली का मतलब भ मतलब होता है भूमिगत जल, भोजली समझ रहे हो, भ मतलब भूमि और जल का मतलब भूमिगत जल। भूमिगत जल में वृद्धि के लिए भोजली मनाया जाता है, इसलिए माँ गंगा की पूजा करते हैं, क्योंकि नदी से क्या करता है, ग्राउंड वाटर बढ़ता है, ये उद्देश्य था। और इस पर पूछा गया कि भोजली किस दिन बोया जाता है, विसर्जन किस दिन करते हैं ये नहीं पूछा गया था, बोते किस दिन है ये पूछा गया था। समझ आ गया ना। और पूछा जाएगा भोजली जब बोते हैं तो कौन से अनाज से बोते हैं, गेहूं बोते हैं, आप मार दोगे धान। समझ आ गया ना। बात यही है कि हम लोग क्या करते हैं कई बार कि उसको इज्जत से नहीं पढ़ते हैं। ये तो मैं जानता हूं यार, दिवाली नहीं मार पाऊंगा क्या, बताओ भला, ये धारणा रहता है और यही जाको आपको जाके डुबा देता है। ये बेसिक गलती, बड़ा बड़ा क्वेश्चन में गलती करोगे उतना दुख नहीं होता। सामान्य और आसान क्वेश्चन जब गलत होते हैं तब रात को 3-4 दिन सपना आएगा, है कि नहीं, ये होगा। आपको लगेगा कि इससे मेरे से गंदा आदमी दुनिया में कोई नहीं होगा, ऐसे करके ये लगेगा, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, बड़े ही आराम से पढ़ना है आपको, प्रश्न कोई पढ़ना है ऐसे ही, ठीक। इसी प्रकार से आगे पूछा जाएगा आपसे मणि मेला के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। और इसमें पर्व त्योहार में स्पेसिफिक रूप से क्षेत्र भी पूछ सकता है, ये पर्व त्योहार कौन कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है। हर पर्व त्योहार हर क्षेत्र में नहीं मनाते, जैसे कि सरहुल बोल दिए तो उरांव जनजाति मनाते हैं और छत्तीसगढ़ के उत्तर वाले ही मनाते हैं, दक्षिण वाले नहीं मनाते हैं, ना मध्य वाले बनाते हैं। पता है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम छत्तीसगढ़ का, हाँ बस सही है। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। दूसरा चीज ये मड़ई मेला, मड़ई मेला से संबंधित पूछा जाएगा कि क्षेत्र, अवसर और इसका महत्व क्या है। क्षेत्र, अवसर, महत्व किसमें डाल देना ना, मेंस वाले में, मैं इसमें लिखा रहा हूं मेंस वाला, अभी नहीं। क्षेत्र, अवसर, ये पूछा जाएगा आपसे मड़ई मेला के बारे में। जैसे कि अलग अलग मड़ई होता है, नॉर्मल मड़ई तो आप जानते ही हो ना कि इधर मना दिए तो उसको बोलते हैं मड़ई मना रहे हैं। सामान्य जो आप मनाते हैं उसको मेला बोलते हैं, जनजातियां जिसको मनाती है उसको बोलते हैं मड़ई बोलते हैं। ध्यान रखना है, मेला और मड़ई में थोड़ा सा अंतर है। अगर आप देखे होगे जनजातियों में, नहीं भी देखोगे तब भी चलेगा, वो देखियो डांग, जानते हो डांग, जो शीतला माता मंदिर में रखा रहता है डांग, बांस के ऊपर कपड़ा रहता है, लाल कलर का, सफेद कलर का, काला कलर का, उसके भी अलग अलग मतलब है, सफेद लाल और काला का, देखियो नहीं देखियो। और उस डांग की अगुवाई एक बड़ा डांग करता है जो व्हाइट कलर का रहता है, जिसके ऊपर मोर पंख लगा रहता है। नहीं देखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैं दिखाऊंगा, अभी डरने वाली बात नहीं, मेरे को नहीं आता भाई ऐसा करके, है ना। कोई जरूरी नहीं जिसको आता है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ये भी नहीं है ना, तो उतना भी गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। पूछ रहा हूँ बस आपसे कि देखे हो कि नहीं देखे हो। वो एक अगुवाई करता है जो व्हाइट कलर का रहता है, उसके ऊपर मोर पंख लगा रहता है, उसको बोलते हैं मड़ई। क्या बोलते हैं उसको, मड़ई बोलते हैं। जब तक वो नहीं जाएगा तब तक मड़ई पूरा नहीं माना जाता है ना। वो पूरा मड़ई घूमता है, उसको बोलते हैं जनजातियों में क्या, मड़ई बोलते हैं। और हमारे सामान्य में तो क्या होता है, मेला, गुच्चुप खा दिया आ गए, मेला हो गया। समझ में आ गया ना। वही होता है ना कि गए झूला झूल दिए और गुच्चुप खा दिए, हो गया भाई हमारा मेला, यही है। लेकिन मड़ई जब तक वो देवी देवता वहां पे नहीं आएगा, उसकी पूजा अर्चना नहीं की जाएगी, वो पूरे गांव को बांधता है कि उनकी सुरक्षा करना है हमको, उसको बोलते हैं जनजाति लोग मड़ई बोलते हैं। ध्यान रखना इस चीज को ना। तो मड़ई का क्षेत्र पूछेगा आपसे, अलग अलग मड़ई होते हैं, मौली मड़ई अलग होता है, पढ़ेंगे आप लोग ना, ठीक है। अलग अलग फागुन मड़ई होगा, दंतेवाड़ा का मड़ई अलग हो, कोंडागांव, नारायणपुर मड़ई, ये अलग अलग मड़ई होते हैं। ये 3-4 फेमस क्वेश्चन है। इसी प्रकार से एक नारायणपुर में नारायणपुर तो नर नारायण मेला होता है, मड़ई होता है, पखांजूर में होता है। कोई है पखांजूर से, कोई नहीं, कांकेर जिला से हो गया ना, कांकेर जिला से, ठीक हो गया, लेकिन जानते नहीं होगे वहां पर ना,
तो ये ऐसे आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये मड़ई कौन से महीने में होता है ये भी आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखना चीज को स्पेसिफिक रूप से। इसके बाद मेंस में अगर देखो आप, मेंस में इन सारे चीजों के आपसे महत्व पूछे जाएंगे। अब देखो यहाँ पर भी वस्त्र आभूषण, यहाँ पर वस्त्र आभूषण बचा हुआ है। वस्त्र आभूषण में क्या पूछा जाएगा, किस प्रकार से आभूषण धारण करते हैं जनजातियां। नॉर्मल जो छत्तीसगढ़ी लोग हैं वो बोलेंगे कि क्या पहने हो, नेकलेस पहने हो, है कि नहीं, कान में क्या पहने हैं, टॉप पहने हो, ऐसे बोलते ना। ट्राइबल में उसका नाम अलग होगा, ठीक है, ट्राइबल में उसका नाम अलग हो जाएगा। नेकलेस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, दुलरी, तिलरी, हंसली, समझ गया ना। पढ़ेंगे आगे, उसका अलग अलग नाम है, उसको याद करेंगे हम लोग। तो ऐसे अलग स्पेसिफिक आभूषण है उनके। आप उंगली में पहनते हो तो बोलोगे क्या क्या पहने हो, रिंग पहने हो, रिंग एक्सचेंज होगा अभी, है ना, बोलते ना। हालांकि ट्राइबल में ये बैन है, जानते हो कि जो गोड़ हलवा होंगे वो लोग रिंग एक्सचेंज नहीं करते। हालांकि वर्तमान स्वरूप में उन लोग को बोलते करेंगे ऐसा करके, लेकिन उसके बाद उन लोग को दंड भी ले लेते हैं। इससे कहीं ना कहीं क्या होता है, असमानता बढ़ती है ना। जातियों में क्या होती है, असमानता बढ़ती है। देखा देखी के चक्कर में अमीर आदमी तो कर दिया रिंग एक्सचेंज, और बोलते डायमंड का कर दिया भाई। इसका दबाव किसे पड़ता है, गरीब और मध्यम में पड़ जाता है ना। अब उनकी लड़की बोलेगी ऊपर घर तो डायमंड की रिंग दी से, तो दबाव किसे पड़ेगा, माता पिता पड़ता है। इससे समाज में क्या होती है, असमानता आता है, दबाव बन जाता है। इसलिए नियम रहता है जनजातियों का कि हमको ये वाला काम नहीं करना, रिंग एक्सचेंज। दूसरा देखो, स्टेज में नहीं जाते उन लोग, गोड़ हरबल हल लोग देखो गांव में स्टेज बनाने बैन है इन लोग का। अब तुम लोग नहीं जानते, बता रहा हूं, लेकिन मैं नहीं बनवाते स्टेज। इसमें भी क्या है, नाटक है, क्योंकि स्टेज बनाएंगे लाखों रुपए स्टेज में लग जाएगा, फिर मध्यम और गरीब वर्ग में क्या करेगा, नहीं होता। इसलिए मंडप में ही क्या करते हैं लोग, क्या होता है, टिकावन होता है। देखो बाकी तुम लोग बाहर में कुछ भी करो भाई, लेकिन जो 3 दिन का जो रस्म है वो हमारे नियम के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। बाकी तुम लोग होटल हयात में दो पार्टी, चाहे होटल ताज में दो, उससे हमको मतलब नहीं है। 3 दिन का जो रस्म है वो हमारी जनजाति के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, सामाजिक समानता बनी रहती है। ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। तो ऐसे वस्त्र आभूषण आपसे भी पूछे जाएंगे प्री में डायरेक्टली, कि ये वस्त्र आभूषण शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं, या फिर ये वस्त्र आभूषण जो है कौन सी चीजों से बनते हैं, या स्पेसिफिक रूप से इस वस्त्र को जिस जाति में क्या बोला जाता है। अभी नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, बता रहा हूं मैं स्वरूप को, बस सुन लो। जैसे कि बैगा लोग, जो महिलाएं जो है सफेद वस्त्र धारण करती महिलाएं, सफेद साड़ी पहनती, चाहे विवाहित हो चाहे कुछ भी हो, उसको बोलते हैं कपची, है ना। उराव लोग पहनते उसको बोलते हैं करेया। ऐसे कुछ नाम आपको याद करने पड़ेंगे इसमें, ज्यादा नहीं है, डरने वाली बात नहीं, सब कुछ जनजाति का नहीं, 5 ही जनजाति का बस याद करना है, ठीक है ना, ध्यान रखना उस चीज को। आगे इन सभी परंपराएं, जैसे कि आभूषण हो गया, इन आभूषणों का जनजातियों में महत्व क्या है ये पूछा जाएगा आपसे, है कि नहीं। सिंपल सा आप प्रश्न है कि जनजातियों में आभूषण के क्या महत्व है, मेंस में बस यही पूछा जाएगा। और आभूषण का महत्व क्या है, तो इसका स्वरूप भी क्या है। स्वरूप मतलब आप बताओगे उसमें कि भाई कान में कौन सी वस्त्र पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, गले में क्या पहनते हैं, हाथ में क्या पहनते हैं, उसका स्वरूप पूछा जाएगा। 15 नंबर में 3 बार पूछा गया है, एकदम इजी क्वेश्चन है पीएससी मेंस का ये, कि जनजातियों में आभूषण परंपरा को समझाइए, या उनमें धारण करने वाले आभूषणों के बारे में चर्चा करिए। प्रश्न एक बार पूछा गया था 4 नंबर, महत्व क्या है, तो महत्व भी आसान है, एकदम आसान है। कैसे, आभूषण का क्या महत्व होता है, नंबर 1 सामाजिक महत्व होता है, आभूषण पहनते हैं तो गांव वाले देखते हैं, मान सम्मान बनता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, लास्ट में जलन भी आता है कि नहीं। वहां दे नेकलेस पहने ऐसे की, फिर जा घर में दबाव बनाएंगे, कैसे देख कब ले मोरबा ऐसे की, फिर उसके घर वाला क्या करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, है कि नहीं। सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार करेगा और नहीं करे चोरी कर देगा जाके। अब बोलिए तो करना पड़ेगा भाई, प्रेम करता हूं आखिर में से करके, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो सामाजिक महत्व हो गया। सांस्कृतिक महत्व मतलब अपने कल्चर को आप दिखाते हो, आभूषण के माध्यम से अपने कल्चर को दिखाते हो। देखो ना, तेलुगु लोग का आभूषण पहनने का तरीका अलग है, छत्तीसगढ़िया लोग का अलग है, ट्राइब्स का अलग है। आपकी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है क्या, आभूषण। दूसरा आर्थिक
महत्व क्या बोलेगा? आर्थिक महत्व में ये होगा कि जिसके पास आभूषण ज्यादा है वो आर्थिक रूप से सशक्त है, जिसके पास पैसा वही तो पहनेगा, तो आर्थिक सशक्तिकरण को दिखाता है। दूसरा, रोजगार प्रदान करता है जो आभूषण बनाने का काम करते हैं, ये तो महत्व है। तो सामाजिक महत्व, आर्थिक महत्व और सांस्कृतिक महत्व, ऐसे बस आपको आंसर लिखने आने चाहिए। कंटेंट आपके पास तैयार है, मेंस में आपको बस आंसर लिखने का तरीका पता होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये आपको पूरा पता करना है। इसमें सब में यही पूछा जाएगा कि इन परंपराओं का लोक नाट्य का स्वरूप क्या है, स्वरूप और महत्व, यही पूछा जाएगा बस आपसे। इन सभी में स्वरूप और महत्व, और यही बस आपसे कुछ कुछ पूछ सकता है कि इससे संबंधित व्यक्तित्व, इससे संबंधित व्यक्तित्व, प्री और मेंस दोनों में, यहां पे भी लिख सकते हो आप व्यक्तित्व। व्यक्तित्व जैसे कि बोल दिया कि भाई लोकगीत, लोक नृत्य या लोक परंपराओं में एक व्यक्तित्व, फेमस व्यक्तित्व आप जानते हो कि तीजन बाई, तीजन बाई के बारे में चर्चा करिए, ठीक है ना। मेंस पूछा जाएगा, प्री में पूछा जाएगा कि तीजन बाई कौन सा क्या करती है, नृत्य और गीत करती है, दोनों मिक्स पंडवानी है ना। यह पूछा जाएगा तीजन बाई कौन से जनजाति संबंधित है, पारधी जनजाति, तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना। तीजन बाई के गुरु का नाम क्या था, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे प्री में, ठीक है ना। या फिर एक बार पूछा गया कि छत्तीसगढ़ से पंडवानी गायन करने के लिए प्रधानमंत्री आवास में कौन गया था, ऐसे खोज खोज के प्रश्न पूछते हैं जबरदस्ती का, है ना, कि वो लोग दिखाना चाहते कि मैं तुम मुझसे ज्यादा जानता हूं। ये होता है कई बार, जानबूझ के प्रश्न पूछेंगे। होता है ऐसा कि मान लो बात घूमने गए, यहाँ पे आपका है क्या क्या बोलते हैं यार, ताला गांव, ताला गांव के आगे मदकू द्वीप है ना, मदकू द्वीप। हो सकता है कि पेपर सेट करने वाला मदकू द्वीप घूमने गया था, मदकू द्वीप के पास एक बोर्ड में लगा हुआ था केदार तीर्थ भी कहते हैं, किसी किताब में नहीं लिखा है, लेकिन वो प्रश्न आ गया, इसका मतलब वही है कि वो गया तो घूमने, उसको दिमाग में आया, इसको डाल देता हूं मैं, समझा ना। तो ऐसे प्रश्न रहते हैं, उसमें खेल नहीं है, उसमें खेल नहीं है। तुक्का लग गया तो ठीक है, अब इसका तुक्का लग गया वो बोलेगा कि मैं तो पढ़ा था भाई, कहाँ पढ़ा था बता, है ना। तुक्का लगा है भाई, सिंपल सी बात है, खेल उसमें नहीं है। प्री में खेल है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, नए क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत चलेगा, इधर उधर मारना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक। व्यक्तित्व के बारे में आपसे मेंस में पूछा जाएगा, इस व्यक्तित्व के बारे में आप चर्चा करिए। पिछले बार पूछा गया था 2-3 व्यक्तित्व मेंस में, ठीक है। माता राजमोहिनी देवी के बारे में पूछा गया था पिछले साल, जो ट्राइबल है सरगुजा क्षेत्र में, उसको पढ़ेंगे आगे। हालांकि माता राजमोहिनी के देवी के बारे में कुछ अच्छे से लोग नहीं लिखे थे, नहीं पता था लोगों को, कुछ लोग लिख दिए तीजन बाई के बारे में, उसमें नाम नहीं लिखे हैं तीजन बाई, तीजन बाई का नाम काट दिए, काम पूरा तीजन बाई का लिख दिए हैं, लेकिन नंबर मिला है 2 नंबर। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ही सही चेक हो गया पेपर, है ना, ध्यान रखेंगे चीज। तो छोड़ना नहीं है प्रश्न, इसका क्या कंक्लूजन निकलता है कि प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। हो सकता है कि 2 नंबर मिल गया, ध्यान रखना है चीज को, ठीक। तो याद रखना है सांस्कृतिक स्थिति। इसके बाद नोट करेंगे आप प्रशासनिक स्थिति। प्रशासनिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति में क्या समझना है आपको कि जनजातियों को प्रमोट करने के लिए, जनजातियों के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए सरकार कौन कौन से प्रयास कर रही है, या वर्तमान में कौन कौन सी स्कीम चलाए जा रहे हैं उनके संस्कृति को प्रमोट करने के लिए, उनके कल्चर को प्रमोट करने के लिए, या उनकी अर्थव्यवस्था को प्रमोट करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। या फिर इन क्षेत्रों में जो टूरिज्म स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट है, जैसे कि धुड़मारा सुने हो क्या, भी नहीं सुने हो कई लोग, है ना, धुड़मारस, जिसको टॉप विश्व के टॉप 20, है ना, टूरिस्ट स्पॉट में एक हमारा क्या है, धुड़मारस है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आप जाओगे कभी, है ना, बस्तर में, तो उसको शामिल किया गया है ना। स्पेसिफिक किस पे फोकस्ड है, ट्राइबल्स पे फोकस, सिंपल सी बात। तो ऐसे क्षेत्रों को क्या करना पड़ता है आपको क्या करना पड़ता है, प्रमोट करना पड़ता है, फंड देना पड़ता है,
वहां के लोग जो जुड़े हुए हैं उनको भी क्या करना पड़ता है, उस पे इनकम वो जनरेट कर सके वहां पे रह के। इसीलिए क्या करती है सरकार, क्या करती है, प्रयास करती है। क्यों? क्योंकि भाई कोई भी बाहर का आदमी, चाहे भारत के दूसरे राज्य का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे जापान का हो, भारत आता है और स्पेशली अगर छत्तीसगढ़ आता है तो आपके ये मैग्नेटो मॉल को देखने नहीं आता है। उनके पास इससे ज्यादा है, समझ में आ रहा है? उनके पास इससे बड़ा बड़ा मॉल है। देखने क्या आता है? कल्चर को देखने आता है। स्पेशली कौन से कल्चर को? ट्राइब्स के कल्चर को। अब तुम उसको तोड़ के जो है प्रधानमंत्री आवास बना दोगे तो फिर उसको देखने नहीं आएगा कोई। सिंपल सी बात है ना, उसको देखने नहीं आ रहा। उसके पास बड़ा बड़ा बिल्डिंग है भाई, है उनके पास बड़ा बड़ा बिल्डिंग। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके कल्चर को आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। इसलिए सरकार क्या करती है, बहुत सारे मिट्टी के घर बना देती है। देखियो, टूरिस्ट जहाँ पे एरिया होता है मिट्टी के घर बनाती है, पारंपरिक तरीके से खाना बनाकर खिलाती है, पारंपरिक पेय पदार्थ पिलाती है। इसको पियो, बियर मत पियो, महुआ पियो, ताड़ी पियो, सल्फी पियो, ज्यादा नहीं पीना है, थोड़ा बहुत, है ना, अति नहीं करना है। उससे क्या होता है, क्या होता है, टूरिस्ट क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। वो चीज को देखना चाहते हैं वो, कि सामान्य तरीके से खाना कैसे बनाया जाता है, चूल्हा कैसे बनाया जाता है, कौन सी बोली बोलते हैं, कौन सा वनोपज लोग तोड़ कर लाते हैं, महुआ से शराब कैसे बनाते हैं, इस कल्चर को देखने आते हैं लोग। आप भी तो वही आते हो ना, टूरिस्ट कहिए, नया चीज को सीखने जाते हो, नया चीज को देखने जाते हो, वो भी वही आते हैं, है ना। टूरिस्ट का अलग अलग क्या होता है, विषय होता है, इंटरेस्ट होता है। आपको बिल्डिंग देखना पसंद है, उनको कल्चर देखना पसंद है। बात समझा क्या? तो इन सभी को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार क्या करती है, हेल्प करती है। इसीलिए क्या है, प्रशासनिक सहयोग जरूरी होता है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। इसमें लिखेंगे प्री में क्या पूछा जाएगा आपसे, 5वीं अनुसूची के बारे में पूछा जाएगा। 5वीं अनुसूची, जितने भी जनजाति भारत में हैं, है ना, उनको संरक्षित करने के लिए उनके लिए अलग से अनुसूची बनाई गई है। अनुसूची क्या होते हैं उसके बारे में आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, टोटल 12 अनुसूची हैं। ठीक है, उसमें जनजातियों को 5वीं अनुसूची में शामिल किया गया है कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके लिए कुछ नियम अलग बनाए जाते हैं। जैसे कि मान लो की बात, महुआ शराब बनाना, महुआ शराब बनाना, बिलासपुर का आदमी महुआ शराब बना सकता है क्या? नहीं बना सकता, 5वीं अनुसूची में नहीं आता। मुर्गा बाजार होगा यहाँ का, नहीं हो पाएगा। जानते मुर्गा बाजार, मुर्गा को लड़ा के क्या करते हैं लोग, पैसा लगाते हैं। बिलासपुर में हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। कहाँ हो पाएगा? सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल विकास खंड में, 85 आदिवासी विकास खंड जिसमें 5वीं अनुसूची लागू है, वहीं पर ही हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उनके कल्चर को आपको प्रोटेक्ट करना है। समझा गया? उनके मनोरंजन का साधन है मुर्गा बाजार, समझा रहे ना, वहां पे नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखें इस चीज को। तो ये ऐसे प्रोटेक्शन के लिए 5वीं अनुसूची लागू की गई। तो कौन कौन से क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू है, इससे क्या इनको क्या होगा, लाभ होगा, इसका क्या महत्व है, ये सारे प्रश्न आपसे मेन से पूछे जाएंगे। इससे संबंधित जो भी समितियां बनेगी, कमेटी बनेगी, इस प्रश्न पूछा जाएगा। देखो 5वीं अनुसूची जो होता है वो राज्यपाल के अंडर होता है। राज्यपाल जानते हो ना, गवर्नर। हाँ, कोई भी स्कीम अगर आता है, कोई भी स्कीम हो, अगर वो आ रहा है स्टेट में, चाहे सेंट्रल से स्टेट में लागू हो रहा है, उसको सीधे सीधे ट्राइबल इलाकों में लागू नहीं किया जाता है जब तक राज्यपाल क्या ना करे, उसका रिव्यू ना करे कि इसको अगर मैं इंप्लीमेंट कर दिया तो कहीं जनजातियों की संस्कृति डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना। जैसे कि मैं लागू कर दिया कि, जैसे एग्जांपल दिया ना अभी मैं, कि भाई किसी प्रकार से अवैध शराब नहीं बनाना चाहिए, इसके लिए कानून बना दिए, लेकिन जनजातियों को शराब बनाने का अधिकार है, इसका मतलब वहां लागू नहीं होगा। तो राज्यपाल डिसाइड करेगा लागू करना है कि नहीं करना है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो अब शराब बनाना इसका मतलब ये है कि दिन भर बनाते रहना है, उनमें भी एक है चीजें, है ना, लेकिन उसको मानते नहीं लोग भी। देखेंगे आगे। तो 5वीं अनुसूची आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा एक पढ़ना है आपको माडा, माडा मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट एजेंसी। बस लिख ले रहा हूं माडा, पूरा नाम मत लिखो। मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट एजेंसी बोलते हैं। जैसे कि कुछ आदिवासी विकास खंड है, 85 आदिवासी विकास खंड है। इसके अलावा राज्य में बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां भी ट्राइबल है, जहां क्या है, ट्राइबल हैं, बट वो आदिवासी विकास खंड में
नहीं आते, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ फोकस्ड एरिया हैं जहां पर ट्राइबल रहते हैं, उसके स्पेसिफिक रूप से डेवलपमेंट के लिए भी ऐसे क्षेत्र बनाए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, माडा बोलते हैं। सिंपल सी बात। तो माडा के बारे में आपके पूछा जाएगा कि क्राइटेरिया क्या होता है, माडा बनाने का क्राइटेरिया क्या है, और क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र में माडा है। 9 माडा क्षेत्र है, पढ़ेंगे आगे उसको हम लोग। ये प्रश्न आपसे प्रीम पूछा जाएगा, पिछले साल पूछा गया था। निम्न में से कौन से क्षेत्र में माडा है या नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया था। निम्न में से कौन से क्षेत्र में आदिवासी विकास खंड है, ये प्रश्न पूछा गया, तो आपको ध्यान होना चाहिए, ये आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद है आपका एकीकृत परियोजना क्षेत्र, आदिवासी एकीकृत परियोजना क्षेत्र, बस नाम लिख ले रहा हूं, ऐसे कुछ नाम आपके आएंगे। ठीक है। इसके बाद आपको पूछा जाएगा एसटी विभाग से संबंधित प्रश्न एवं आंकड़े। प्रश्न या आंकड़े, ठीक है, कि कितने क्षेत्र में आदिवासी विकास खंड है उसके आंकड़े पूछ सकते हैं आपसे। टोटल कितना क्षेत्रफल में आदिवासी क्षेत्रफल है, ऐसे आंकड़े आपसे पूछेगा। विभाग को पूछेगा आपसे, एसटी विभाग के बारे में पूछेगा, इसके मंत्री कौन है, इसका विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, समझा गया ना। और मेंस में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि आदिवासी विभाग के क्या उद्देश्य हैं, डायरेक्ट पूछा जाएगा। सीधे प्रश्न पूछा गया था पिछले 2021 में। गर्मी लग रहा है, चालू करवाओ ना यार इसको। और कुछ सेवा, हाँ हो गया, उसको भी कर दो। क्या हो रहा है, ये नहीं हो पाएगा ना, खत्म हो गया, क्लास देख लेंगे इसको आगे, ठीक है। तो ये आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा याद रखना है कि जनजाति व पीवीटी विशेष परिशिष्ट जनजाति, ठीक है ना, इसके विकास हेतु संबंधित प्राधिकरण व योजनाएं, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे प्री में कि कौन कौन सा प्राधिकरण है, किन कौन सी जनजातियों के लिए है और कहाँ कहाँ पे स्थित है। जैसे कि बात सिंपल सा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, अगर आप अबुझमाड़िया जनजातियों के विकास के लिए अबुझमाड़िया प्राधिकरण कहाँ पे है, तो जानते हो तो नारायणपुर में है, सिंपल सी बात है। लेकिन कौन कौन, बहुत सारे प्राधिकरण ऐसे हैं जो ज्वाइंट में भी हैं जिलों के साथ, खेल वहां पे होता है। अबुझमाड़िया पढ़ के तुम आ ही दोगे नारायणपुर जो है ना, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएगा आपसे, प्राधिकरण कहाँ कहाँ पे है, कौन सी जातियों के लिए, और इसको बनाने का क्राइटेरिया क्या क्या है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएगा। मेन से भी यही पूछेगा आपसे, इन सारे संबंधित डायरेक्ट पूछा जाएगा। माडा के बनाने के उद्देश्य क्या है, ठीक है। 5 यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में पूछा जाएगा, ठीक है। कुछ एक्ट पूछे जाएंगे मेंस में, डायरेक्ट एक्ट, सीधे एक्ट इनके डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से एक्ट बनाया गया, जैसे एसटी एससी वनोपज प्रसंस्करण वनोपज अधिकार अधिनियम बनाया गया, पढ़ेंगे आगे उसको हम लोग, कि ट्राइबल को वन से वनोपज संग्रहण की क्या है, अनुमति है, वो वहां जाके महुआ बिनकर ला सकते हैं, उनको अधिकार दिया गया है अपने क्षेत्र से। कुछ सूखी लकड़ी काट के ला सकते हैं, या फिर ऐसे लकड़ियां जिसको सरकार ने अनुसूचित कर दिया है कि इसको आप काट सकते हो, वो किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ आदिवासी के, है ना। या फिर ऐसे आदिवासी इलाके हैं जहां पे उनके लिए पास घर नहीं है, उनके पास क्या नहीं है, घर नहीं है, वो जंगलों में रहते हैं, या फिर कुछ ऐसी घटनाएं हो गई है जिसके कारण उनके घर टूट गए हैं नक्सली घटनाओं के कारण, तो सरकार क्या करती है, उनको पट्टा वितरण करती, सुनो पट्टा वितरण दिए हैं, पट्टा मिले घर भाई, या फिर आवास में घर मिला है बोलते हैं, है कि नहीं। तो सरकार क्या करती है, उसके लिए अलग से एक्ट बनाती है, सबके लिए लागू नहीं होता है नियम, ठीक है ना।
तो ऐसे नियम भी आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट मेंस में, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस बटा हुआ है सिर्फ स्पेशली छत्तीसगढ़ की जनजाति, ठीक। अब इसमें एक और देखो, एसटी के बारे में तो है ही, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के बारे में पूछा जाएगा आपसे, लास्ट में लिख लेना एससी शेड्यूल कास्ट और ओबीसी। आगे पढ़ेंगे हम लोग कि एसटी एससी में अंतर क्या है, एससी ओबीसी में अंतर क्या है, पर समझेंगे उसको, ठीक है ना। अभी तक प्रश्न सिर्फ पूछा गया है कि एससी और ओबीसी संबंधित आपको कम से कम 15 जाति के नाम पता होने चाहिए, उसके काम पता होना चाहिए, उसके देवी देवताओं के नाम पता होने चाहिए। जैसे कि बोल दिए कि साहू, अब सबसे ज्यादा साहू है तो साहू की बात कर लेते हैं। साहू जाति क्या होता है, तेली होता है। माता का नाम क्या है, कर्मा माता, समझा गया ना। ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा आपसे डायरेक्ट। तो एक बार प्रश्न पूछा गया था मेंस में, एक लिस्ट करिए, तो आपको पता होना चाहिए कि ओबीसी में कम से कम 15-20 जातियों के नाम, उनके काम, उनके देवी देवता भी पता होने चाहिए। सिलेबस में है आपका, आज नहीं तो कल फिर पूछ देगा उसको, ठीक है ना। तो ऐसे सिलेबस में बाकी आप सिलेबस रखे होंगे तो सारे ऊपर में जो लिखे हैं चीजें, संगठन, विवाह, परिवार, गोत्र, युवा समूह जिसको बोलते हैं घोटुल बोलते हैं, युवा गृह बोलते हैं, उसको जनजाति में सामाजिक स्थिति में आता है, जहां पर रहकर वो क्या करते हैं, सामाजिक परंपराओं को सीखते हैं, नृत्य कला को सीखते हैं, गीत कला को सीखते हैं। और आजकल क्या चलते हैं, नहीं जाते हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ठीक है नहीं, सिंपल सी बात। लेकिन उसका इंपॉर्टेंस पहले क्या था उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। फिर संवैधानिक व्यवस्था वही है, छत्तीसगढ़ की विशेष परिशिष्ट जनजाति वही, अन्य जनजातियां, प्रमुख आभूषण, परंपराएं। फिर लास्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर लास्ट नोट कर लेंगे, यहाँ पर समस्याएं, जनजातियों की समस्याएं डिटेल में। ये स्पेशली फोकस रहेगा मेंस पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहीं से आपका क्या निकलेगा, ए से आएगा। यहां समस्या रेडी कर दिए, इसको समझ के आपको क्या करना है, सिर्फ ए से में उसको डायरेक्ट पूछ लेगा। ऐसे में सीधा पूछा जाएगा कि जनजातियों में नक्सली की समस्या है, इन क्षेत्रों में किसकी समस्या है, नक्सलवाद की समस्या है, जनजातियों में अशिक्षा की समस्या है, जनजातियों में स्वास्थ्य की समस्या है, ठीक है ना, जनजातियों में अभी भी पलायन की समस्या है, जनजातियों में अभी भी परसंस्कृतिकरण की समस्या है। पलायन समझ रहे हो ना, पलायन, अपने क्षेत्र को छोड़कर चले जाना। परसंस्कृतिकरण का मतलब अपने कल्चर को छोड़कर दूसरे कल्चर को अपना लेना, बात समझ आ गया। एक होता है अलगाव, पढ़ेंगे अलगाव, जिसमें पहले जनजातियों को मुख्य धारा से अलग रखा गया था, है ना। अंग्रेजों के समय इन क्षेत्रों में जाना बैन था। क्यों? उसके पीछे कारण ये दिया गया कि उनके कल्चर को हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। हालांकि अलग रखने के पश्चात उनका शोषण भी हुआ है। जैसे कि मान लो बात एग्जाम्पल अगर लो, जो बस्तर में काजू बहुत होता था, काजू बहुत हुआ है, अंग्रेज क्या करते थे, 1 किलो काजू के बदले उनको क्या देते थे, 1 किलो नमक देते थे। काजू का वैल्यू सोचो और नमक का वैल्यू सोचो, उनको पता ही नहीं मार्केट में काजू का रेट क्या है। तो ऐसा आर्थिक शोषण हुआ है उनके साथ, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, उनके समस्याएं। इन समस्याओं के बारे में आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, इस समस्या के कारण क्या है, इसके आने वाले समय प्रभाव क्या पड़े, और सरकार ने इसको दूर करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं लाई है। यही बस आपको रेडी करना है, आपका ऐसे तैयार है, समझा गया ना, ऐसे तैयार है। पूछा जाए सिंपल सा बात है, नक्सलवाद के बारे में पूछा गया, इसका कारण क्या रहा, कहां से उपजा, क्यों आया, सिंपल सी बात। इससे जनजातियों में क्या इम्पैक्ट पड़ा, सरकार इसको दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, यही ऐसे तैयार हो गया आपका, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये यहां तक आपका जनजातियों का पोर्शन खत्म हो जाता है। सेकंड इसका पोर्शन है छत्तीसगढ़ की संस्कृति। ये स्पेशली फोकस किस पे है, जनजातियों पे है। सेकंड इसका पोर्शन क्या है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में। सेम चीजें हैं यहाँ पे भी, वहां पे भी नृत्य पढ़ना है, कला पढ़ना है, पर्व पढ़ना है, त्योहार पढ़ना है, मेला पढ़ना है। बट वो क्या है, बाकी छत्तीसगढ़ के जो मैदानी इलाके, मोस्टली जो मैदानी इलाके हैं वहां पर फोकस्ड है। ये दोनों क्या है, उत्तर और दक्षिण पे फोकस है। जनजातियां फोकस तो यही है ना, मिडिल पे तो बहुत ही कम है, ठीक है ना। तो ये स्पेशली अलग से फिर संस्कृति के बारे में पढ़ना पड़ेगा। संस्कृति के बाद कुछ आपको पर्यटन स्थल पढ़ने पड़ेंगे, टूरिस्ट स्पॉट पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद है आपका जलप्रपात, गुफाएं, ये तो भौगोलिक स्थिति के बारे में बताता है आपको जनजातियों के। और लास्ट है छत्तीसगढ़ के प्रमुख संत परंपरा। संत जानते हो ना,
गुरु घासीदास संत है हमारे, है ना, वल्लभाचार्य जी संत है हमारे, मिनी माता, है ना, ऐसे कुछ स्पेसिफिक संतों के बारे में पूछा जाएगा, यति यतन लाल, धर्मदास। इसके अलावा अभी कौन सा स्कूल है, स्कूल का नाम क्या है, आत्मानंद, ये भी हमारे एक संत हैं, है ना। तो इनसे संबंधित प्रश्न आपके प्री में पूछे जाएंगे कि इनका नामकरण, इनके क्षेत्र, इनका जन्म कहाँ हुआ। जब डायरेक्ट पूछा जाएगा कि वल्लभाचार्य जी किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुए थे, समय वृक्ष के पीछे, जानते हो समय वृक्ष, समय वृक्ष जानते हो, कैसे नहीं जानते हो, प्रदीप मिश्रा सबको बोलते रहता है कि समय वृक्ष घर के कौन साइड में होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए, उसको देख के जाओगे तो काम बनेगा, है ना। तो वो समय वृक्ष के नीचे उनकी प्राप्ति हुई। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और ये कहीं दूसरा बाहर से टपक के नहीं आया है, जो ऑथेंटिक सोर्स है एल एन वर्मा वहीं पे दिया गया था, इसलिए पूछा गया और कुछ नहीं, किताब ही पढ़ना है, ठीक। तो इतने सारे आपसे प्रश्न प्री और मेन से बनेंगे, ठीक। लास्ट कुछ बुक आपके पास होने चाहिए। जनजातियों के लिए आपको बुक पढ़ना है समग्र छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ सरकार की छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब है समग्र छत्तीसगढ़। ओरिजिनल अगर मिल जाए तो ठीक है, हालांकि मिल नहीं रहा होगा, अभी नहीं मिल रहा है ना, ओरिजिनल तो बंद हो गया होगा, है ना, प्रिंटिंग उतना नहीं हो पाता है, इसको छत्तीसगढ़ सरकार ही प्रिंट करती है, फोटोकॉपी मिलेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना चीज को। समग्र छत्तीसगढ़ आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा इसको, ठीक है। आगे कुछ और बुक है टीके वैष्णव, लेकिन अभी इसको नहीं लेंगे ना, कौन से लेंगे, समग्र बस रखना है, पहले एक तो खत्म हो जाए, ऐसे क्या करेंगे हम रख के उसको पढ़ेंगे तो नहीं, तो जो पढ़ जाए पढ़ लेंगे उसको फिर लेना है। या फिर आपको लगता है कि एक साथ रहते हो, दोस्त दोस्त तो हो सकता है कि अलग अलग किताब ले लो, मिलके पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा पढ़ लेगा, ऐसा मत सोचना ना, नहीं करना है वैसा। टीके वैष्णव, ये 2 किताब आपके पास कम से कम होना चाहिए जनजातियों के बारे में। संस्कृति जब पढ़ेंगे तो देखेंगे उसके बारे में, गीतेश अमरोही का है, एक ही बुक है वहाँ पे, ठीक, ये आपको पढ़ना है, ध्यान देना है। एक कोचिंग की तरह नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक विद्यार्थी की तरह बोल रहा हूँ मैं। हर कोचिंग बोलेगा कि भाई नोट्स पढ़ना है, ये करना है, या फिर कुछ कोचिंग का मार्केट में बुक आ जाएगा, आपको बुक पढ़ना है, ध्यान रखना है चीज को। बुक पढ़ने से कॉन्फिडेंस आता है कहाँ पे, एग्जाम में बैठकर, बात समझ आ गया ना। अगर मैं आपको यहाँ आके पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या पढ़ के आया हूँ, बुक पढ़ के आया हूँ कहीं ना कहीं, फिर मैं क्या कर दूंगा, आपको फैक्ट दे दूंगा डायरेक्ट, होता है ना कोचिंग के बुक में जो फेमस बुक है, फैक्ट दे देगा। फैक्ट से क्या होगा, आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। लेकिन बुक पढ़ोगे तो क्या होगा, एक स्टोरी आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि हर चीज को नोट तो कर नहीं पाओगे यहाँ पे स्टोरी को। तो एक बाजू में स्टार्टिंग में एक बुक पढ़ना जरूरी है, स्टार्टिंग में ना, भले बाद में बुक नहीं पढ़ना है आपको, फिर रिवीजन, तैयारी, नोट्स मेकिंग आपका सिर्फ कहाँ होगा, फिर नोट्स में होगा। लेकिन कहानी आपको थोड़ा सा बुक में होना, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, समझ आ गया ना। बुक पढ़ने की आदत आपके पास होनी चाहिए। बुक पढ़ने से फायदा होगा, आपका वर्ड पावर स्ट्रांग होगा, आपके लिखने के तरीके अच्छे होंगे, क्योंकि आप, मैं अगर वर्ड बोलूं, एक सामान्य सा वर्ड बोलूं, अंतर ध्यान, तो हो सकता है कि आप न लिख पाओ, लेकिन अगर बुक में पढ़े होगे उस चीज को तो चीजें आप लिख पाओगे, चीजें क्लियर होगा आपसे ना। और अगर आपको लगता है कि आपका हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, मात्रा सही नहीं है, तो डेली आधा घंटा लिखो। क्या पेपर पढ़ते हो ना आप, पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर, अभी नहीं पढ़ रहे हो पता है मेरे को, मैं बोल रहा हूँ पढ़ते होगे, ठीक है ना। तो पेपर पढ़ने के बाद कोई भी एक टॉपिक को बिना देखे लिखा करो, जिससे राइटिंग भी अच्छा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मात्रा मिस्टेक कम होगा। मात्रा मिस्टेक में नंबर कटेगा, ध्यान रखना। प्री में बोलता हूँ, प्री में फर्क नहीं पड़ेगा, मेंस में फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपका चेकर बहुत ही ज्यादा क्या है, एडवांस आदमी है, अपने क्षेत्र का मास्टर है वो, पीएचडी होल्डर, जो एक्सपर्ट है ना वही चेक करते हैं। आपकी एक बात देख के समझ में आता है कहाँ पे आदमी गलत कर रहा है, ये चीज बात समझ आ गया ना। तो प्रॉपर ध्यान देंगे कि अगर ये कमी है, ये कमी बाजू वाला नहीं बताएगा आपको, आपको खुद समझ में आ जाएगा। उस कमी पर आपको काम करते रहना है, धीरे धीरे काम करते रहना। एक दो लोग को बोला था, सुधार आ गया, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे चीज को।
दूसरा चीज़ है कंटिन्यूटी बना के रखना है, टेस्ट देते रहना है। अब मैं फिर से कुछ पोर्शन हो जाएगा टेस्ट लूंगा, जिस दिन बोलूंगा टेस्ट है इस दिन, तो उस दिन ऐसा नहीं कि मॉल में मिल रहे हो मूवी देखने की। प्रॉपर यहाँ आके क्या करना है, आपको टेस्ट देना है पूरी ईमानदारी से कि मेरे को नंबर लाना है यहाँ पर। उस टेस्ट को देने के बाद आपको फिर आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मेरा नंबर क्यों नहीं आ पाया। फिर वहां से आपको कमी धीरे धीरे क्या हो जाएगा पता चलेगा आपको, और उसको फिल्टर आउट करते जाओगे, तब जाके आप आगे अच्छे नंबर लाओगे। अब ऐसा नहीं कि पेपर में नंबर नहीं आया या प्री में नंबर नहीं आया तो ऐसा नहीं अरे यार फालतू पेपर बनाया था, है ऐसा होता है कई लोग, आप करोगे ऐसा। पीएससी में इस बार अरे यार गंदा पेपर बनाया था यार, 2 नंबर चूक गया मैं, ऐसे ये ऐसे बहाने नहीं देना है, समझा। इस बहाने का कोई मतलब नहीं है। नंबर कम आया है इसका मतलब गलती किसका है, आप ही का है। चाहे वो गलती मेंटली रहे चाहे कुछ और रहे, फिजिकली कारणों से रहे, ये आपको खुद समझना है। समझ में आ गया ना। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको डिटेल से, ठीक। आज के लिए यहीं तक है, धन्यवाद।